अलावा डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, 2-3 केस स्टडीज भी। मैं उनको समझा दूंगा, ऐसे मत करो। मैं उनको बोल दूंगा कि 2-5 मिनट एक्स्ट्रा दे दे, मैं समझा दूंगा, वो तो है ना। लेकिन ये टेस्ट बहुत ईमानदारी से देना, जो भी फर्स्ट आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। जो फर्स्ट आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मेरे बजट के हिसाब से दे दूंगा जो दे सकता हूँ, ठीक। अच्छा है ना भाई। तो ये अच्छा लालच है, ये लालच करो। मोदी जी कोई आईडी बना करके मुझे हेलो बेटा बोल रहे हैं। तो मोदी जी का मेरे मामा लगते हैं कि मेरे को बेटा बोलेंगे। चलो, अपन लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपकी ही मदद हो जाएगी। ठीक है, घर पे जा करके आपको सिर्फ इसको एक एक बार रीड करना है। देखो, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे, सर्विसेज और गुड्स के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे। सारे कीवर्ड्स बोलूंगा, बस आप मेरे साथ मन में बोलते जाना है, या यहाँ भी बोल सकते हो, ठीक है, बुरा नहीं मानूंगा। सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल क्यों, क्योंकि उसको देखा या छू नहीं सकते अपन, इसीलिए वो इंटेंजिबल होती है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो जब भी अपन अपना आंसर लिखेंगे तो सर्विसेज के 2 पॉइंट तो लिखेंगे। पहला पॉइंट अपन बोलेंगे कि ये क्या होता है, ये होता है इंटेंजिबल होता है। और इंटेंजिबल के साथ साथ ये क्या होता है, इंटेंजिबल के साथ साथ इसको सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या बात है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये शुरू का इंट्रोडक्शन तो ठीक है, वो इतना ही बोल रहा है कि भाई परचेज करने में और एक्सपीरियंस करने में दोनों में फर्क होता है। जैसे कि आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस परचेज करी, बोल तो वैसे सकते हो लेकिन वो गलत है, परचेज नहीं करते, सर्विस को अपन सिर्फ अवेल करते हैं। तो एक्सपीरियंस या फिर अपन इसको अवेल भी बोल सकते हैं, कि अवेल करना मतलब कि उसका बेनिफिट्स उठाना, उसके बेनिफिट उठाने के लिए या उसका एक्सेस लेने के लिए। जो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परचेज नहीं करना, एक्सेस लेना। एक्सेस मतलब कि उसको यूज करने का जो अधिकार है, उसको यूज करने का जो अधिकार है उसको बोलते हैं एक्सेस लेना, ठीक है। और इसका, हाँ ठीक है, अब नेचर ऑफ सर्विस में पहला कीवर्ड मैंने क्या लिखाया, ये होता है इंटेंजिबल, ठीक है, क्योंकि इसको टच और फिजिकली पजेस नहीं किया जा सकता, ये तो आप एक लिखोगे। दूसरा, इसमें ओनरशिप वगैरह थोड़ी आती है, जैसे कि ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मैं अगर किसी मूवी को देखने गया तो वहां पर कोई ऐसा थोड़ी कि सीट मेरी ओनरशिप हो जाएगी, सीट उखाड़ के लेके आ सकता हूँ, थिएटर मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ उस एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं, मतलब कोई भी ओनरशिप नहीं होती। तो आप दूसरा कीवर्ड क्या लिखोगे, ओनरशिप नहीं मिलती। और फिर तीसरा आप ये लिखोगे, नहीं ये तो ठीक है एग्जांपल है कि एडवाइस, तो डॉक्टर से आप अगर इलाज करवाने गए तो डॉक्टर थोड़ी लेके आ जाओगे, अच्छा लग रहा है डॉक्टर घर पे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब डेफिनेशन में पहले सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, ये वाले कीवर्ड्स बहुत काम के हैं, देखो। एक तो इंटेंजिबल, दूसरा सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, कि हम सर्विस को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का एक है नॉर्मल वाला प्लान, फिर एक प्रीमियम वाला प्लान, तो बता सकते हो ना। जैसे हेयर कट कौन सा करवाना है, तो हमारे पास 150 वाला भी है ना, फेशियल के साथ साथ 500 वाला भी है। तो स्पेसिफिकली आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो फीचर्स। बहुत बढ़िया। क्या करना, टीचर का अच्छा होना, अच्छा मेरे को ताने मार रहा है। मत- मतलब कहने का मतलब है टीचर अच्छा होना खराब होना, वैसे ये एग्जांपल नहीं था। सेपरेटली आइडेंटिफिएबल का मतलब आरंभ ज्वाइन करना है, 11th 12th वाला, या सीधे सीए फाउंडेशन ज्वाइन करना है, इन सबको बोलते हैं अपन सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। कि मैंने पैकेज बना दिया, अब आपको कौन सा पैकेज चूज करना है। तनिष्क की शादी के बाद घूमने गया हरिद्वार, तो उसने हरिद्वार का पैकेज चूज किया। अपन गए मनाली, अपन ने मनाली का चूज किया। कहने का मतलब क्या है, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। दूसरा, इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि ये कोई हम समाज सेवा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम इसके बदले पैसा लेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख करके आएंगे दोस्तों, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल लिख के आएंगे, इंटेंजिबल लिख करके आएंगे, पूरा मेरे साथ ही याद हो जाएगा, बस मेरे साथ बोलते जाना, इंटेंजिबल, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। और साथ ही साथ आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस वगैरह कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फिजिकली पजेस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। अगर आप आधे आधे पेज का भी आंसर, अरे अब ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, आधे पेज का आंसर आराम से बना दोगे। गुड्स के केस में क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसकी ओनरशिप भी मिलती है, इसी को फिजिकली पजेस भी कर सकते हैं, बस वही वही चीज है, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत बढ़िया। अब सर्विसेज में जब भी अपन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे तो आपको 5 आई लिखने हैं,
ठीक है, बाकी के 2 शब्द नहीं बोलने, सिर्फ आई ही बोलना है। 5 शब्द में पहला क्या है, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी वही है, अब इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको रख नहीं सकते, फिजिकली पजेस नहीं कर सकते, पता है। एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी पता है। ठीक है, बस ये वाली मक्खन वाली लाइन आपको एक्स्ट्रा लिख के आनी पड़ेगी। इसका मतलब है, इम्प्लीकेशन क्या है कि जब सामने वाला उसको डिब्बे में भर करके लेके नहीं जा सकता, तो आपको अपनी सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी वाला बनाना पड़ेगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप अपनी सर्विसेज को अच्छा, पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब इसको आप हायर क्वालिटी लिख सकते हो, प्लस हायर क्वालिटी के साथ साथ कस्टमाइज लिख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, एज पर कस्टमर की डिमांड, उसकी डिमांड, उसकी प्रेफरेंस, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के साथ में जो कीवर्ड अच्छा लगे वो छेप दो। बस आपको ये लिखना है कि कस्टमर के हिसाब से आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है और क्वालिटी वाली आप सर्विसेज दोगे। ठीक है, उसके बाद इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब एक जैसी सर्विस हर बार नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी हो सकती है हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। ठीक है, वो आलू और टमाटर का एग्जांपल जो अपन ने लिया था। हेट्रोजीनियस और इनकंसिस्टेंट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, हर सर्विस रिसीवर की अपनी एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है। कोई आएगा बोलेगा मेरे सलमान खान जैसे बाल कर दो, कार्तिक आर्यन जैसे बाल कर दो। सबकी अपनी अपनी क्या है, नहीं नहीं उठाना कॉल, उठाना ही नहीं कॉल, रख फोन। अंबानी है कि कॉल आ रहा है बाहर उठाऊं मैं कॉल, बेवकूफ। सुनो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिफरेंट डिमांड एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है जिसको पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मैं गया और मैंने बोला कि भैया दूल्हा है, दूल्हे का फेशियल करवाना है, तो दूल्हे का फेशियल अलग डिमांड है। वो बोल रहा है मुझे बहुत ज्यादा चिकना दिखना है, तो वैसा वैसा फेशियल करवाएगा। कोई बोलेगा मुझे एकदम बढ़िया वाला लुक दो, थोड़ा सा इंटेंस लुक होना चाहिए, तो वैसा लुक। कहने का मतलब है, जैसी एक्सपेक्टेशन होगी, जैसी डिमांड होगी, वैसी हम सर्विसेज को क्या कर देंगे, कस्टमाइज कर देंगे। थाली में 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा चाहिए, 50 रुपए और दे दो, कस्टमाइज कर देंगे। ठीक है, और आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आप सर्विसेज में थाली का एग्जांपल खाने का क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैंने बता दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो सर्विस बोला जाता है, वही पैक करवा के लेके जाऊंगा तो गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनसेपरेबिलिटी क्या है, इनसेपरेबिलिटी का मतलब सिंपल है कि भाई पानी पूरी खिला रहा है तो आप भी तो साथ ही साथ खाओगे ना, थोड़ा सा वेट करोगे तो फिर वो गल जाएगी, तो इसीलिए खाने का मन भी हो रहा है मेरा आज। तो पानी पूरी जो सर्विसेज है वो जैसे जैसे वो आपको देता जाएगा सर्विस। जैसे मूवी है, अब मैंने 9 से 12 का टिकट बुक किया, 9 से 12 का जो टिकट बुक किया, अकेले ही है। अरे सुबह की 9 से 12, सुबह टिकट सस्ती मिलती है ना। क्या, अबे सुबह 8 बजे की भी टिकट मिलती है, अब मैं तो जाता था पहले। सस्ती अरे छोड़ो ना यार, है, नहीं नहीं होते हैं होते हैं। उस टाइम पे सारे फैमिली वाले लोग आते हैं सुबह सुबह, योगा करते करते थिएटर में घुस जाते हैं वो, है क्या। अरे अब क्या ही बताऊं। सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने एक टिकट खरीदी 9 से 12 वाले शो की, तो वहीं जाना पड़ेगा ना। अगर मैं ट्रेन की टिकट खरीदी तो ट्रेन तो चली जाएगी, मुझे तभी तो अवेल करना पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी मैंने आज की ट्रेन की टिकट खरीदी और कल ट्रेन में चढ़ जाऊं। इसीलिए जैसे जैसे वो आपको सप्लाई करेगा, वैसे वैसे आपको साइमल्टेनियसली उसको कंज्यूम मतलब यूज भी करना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, मस्ट बी कंज्यूम्ड एज दे आर प्रोड्यूस, जैसे प्रोड्यूस करता आ रहा है, गरम गरम वो समोसे देते आ रहा है, और वहीं पर खड़े खड़े खाओगे चटनी के साथ, मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे को यही चीजें पसंद है। और साथ ही साथ कस्टमर का इंटरेक्शन जरूरी है ना। जैसे मूवी दिखा रहा है तो आपको जाके ही देखनी पड़ेगी ना। आप ऐसा थोड़ी कि घर से देखोगे कि यहीं से मूवी दिखा दे, वो मतलब ही नहीं है। आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो वहां जाके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना, ये मतलब है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सिंपल है भाई, क्या इसको स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको स्टोर नहीं कर सकते। ये पेरिशेबल, वैसे पेरिशेबल होती है, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाना। तो
ये पेरिशेबल के नेचर में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, कुछ देर में खराब हो जाना, और इसको तो आप बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते। तो आप इतना ही लिखोगे, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर आप पेरिशेबल वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस आपको इतना बताना पड़ेगा कि जब डिमांड आएगी जब ही सप्लाई करूंगा। मतलब अभी उसने बोला है पिक्चर दिखाने का तो अभी पिक्चर दिखाएंगे ना। ऐसा थोड़ी कि उसने डिमांड ही नहीं किया तो मैं सप्लाई कैसे करूंगा, क्या देख रहा है उसकी घड़ी में। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट मतलब सामने वाले को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे कि वो नाई बाल काटता है ना, अरे सर ऐसे मुंह करो, मैं कर ही नहीं रहा हूँ इधर मुंह, अरे आपके कान कट जाएगा, क्या कर रहे हो क्या कर, ऐसे होता है ना, अरे वो देखो सुई वो लग गई, कैंची लग गई, अरे यार। तो जनरली ऐसे होता है ना, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। वो बोलेगा सर नीचे करो तो सर नीचे करना पड़ेगा। ये सब बोल रहा है वो, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। और आप उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्लियर। अब देखो सर्विस और गुड्स में डिफरेंस वही लिखा हुआ था, ठीक है। ओनरशिप टेंजिबिलिटी, देखो ओनरशिप मतलब उसकी ओनरशिप, आप गुड्स की ओनरशिप ले सकते हो, सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। टेंजिबिलिटी मतलब गुड्स क्या होता है, टेंजिबल, ये क्या है बेटा, और ये होती है इंटेंजिबल। और यहाँ पर आप जैसे जैसे प्रोड्यूस करोगे सर्विस को वैसे वैसे कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन गुड्स को तो स्टोर भी कर सकते हो, बाद में कंज्यूम कर लेना, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी चाहिए, कस्टमर पैक करके घर पे ले जाएगा, ठीक है, लेकिन सर्विसेज में चाहिए। इन्वेंट्रीज को स्टोर नहीं कर सकते, उसको स्टोर कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर तो एक जैसा ही स्टैंडर्डाइज्ड होता है ना। अब मैं फोन लेने गया तो पूरी दुनिया के लिए वो एक मॉडल का एक जैसा ही फोन बनाएगा, मेरे लिए फोन को कस्टमाइज थोड़ी करेगा। लेकिन सर्विसेज तो मेरे हिसाब से चेंज हो सकती हैं। सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, सर कौन से चैप्टर के 10 क्वेश्चन, मिक्स, चारों चैप्टर में से 10 क्वेश्चन दूंगा मैं। सबके मिक्स है ना भाई, दो इससे दो इससे तीन इससे। वाइटल पार्ट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, क्योंकि जितना गुड्स के लिए, गुड्स की वजह से हमारे देश में पैसा आता है, उतना ही सर्विसेज की वजह से भी आता है। तो इसीलिए हमने अलग अलग सर्विसेज को बांट दिया। पहली सर्विस होती है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस मतलब कि जिन सर्विसेज को हम या तो प्रोवाइड करते हैं या फिर जिन सर्विसेज को हम अवेल करते हैं बिजनेस करने के लिए। बैंक का एग्जांपल क्या दिया था कि बैंक जो है वो लोन वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करता है, लेकिन एटीएम की सुविधा किसी से लेता भी है, ठीक है। जैसे मैं जो है, मैं समोसे बनाता हूँ लेकिन चटनी किसी और से खरीदता हूँ, तो वो जो चटनी में किसी और से खरीद रहा हूँ वो सर्विसेज किसी और से अवेल करना हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बिजनेस सर्विस हो गया। अब सोशल सर्विस क्या है, समाज सेवा, ठीक है। हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब गरीबों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पर्पस ये तीन होने चाहिए। आप लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हो, मत बात करें यार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने का मतलब आप लोगों के जीवन को जीने के जो तरीका है उसको इम्प्रूव कर रहे हो, क्या बात है। और दूसरा एजुकेशनल सर्विस, आप लोगों को सिखा रहे हो, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, या उनका इलाज वगैरह करवा रहे हो, हाइजीन, उनको साफ सुथरा पानी प्रोवाइड कर रहे हो, साफ सुथरे कपड़े प्रोवाइड कर रहे हो, हाइजीन का ध्यान रखवा रहे हो, वो सब सोशल सर्विस में हो गया। और यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट ही लगती है। कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं कि आपके एक्सपेंस कवर करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा लाइक अपना जायदाद ही लुटा दो, थोड़ा सा खर्चा कर दो तो किसी के घर में दिया जलेगा दिवाली के दिन, क्या बात है, अरे क्या बात है, ठीक है। तो बस ये एग्जांपल है, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस और सैनिटाइजेशन मतलब क्लीनिंग सर्विसेज वगैरह। पर्सनल सर्विस क्या होती है भाई, किसी को कस्टमाइज करके सर्विसेज दे देना, यानी कि हमको सामने वाले को कुछ और एक्सपीरियंस करना है तो उसके कस्टमाइजेशन के हिसाब से फोन रख दे, फोन उस बेंच पे रख दे, फोन उस बेंच पे रख दे, दूर तेरा हाथ नहीं जाना चाहिए बस। हाँ, पर्सनल में पैसे चार्ज करेंगे ना। पर्सनल सर्विसेज मतलब इतना ही है कि कस्टमर मेरी दुकान पे आया, अब वो स्पेशल सर्विसेज चाहता है, तो वो स्पेशल सर्विसेज जो जैसे होता है ना कि आपको कौन सा हेयर कट करवाना है, तो वो भलता कोई हेयर कट लेके आ गया कि इनमें से नहीं चाहिए मुझे, तो स्पेशली ये चाहिए, मैं बोलूंगा इसके 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, बोले हाँ दे दूंगा, उसको बोलते हैं पर्सनल सर्विसेज। वेरी इन एक्सपीरियंस फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, हर कस्टमर अपने हिसाब से सर्विसेज लेगा, सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होंगी, एक जैसे नहीं होगी, कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विसेज चेंज हो जाएगी। और कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कस्टमर पे फोकस करके, वो जैसा बोलेगा हम वैसा कर देंगे। वो बोल रहा है थाली में गुलाब जामुन को हटा करके रसगुल्ले डाल दो, वो डाल देंगे, जैसा वो बोलेगा वैसा हम कर देंगे।
जिसका एग्जाम्पल है टूरिज्म सर्विसेज। जैसे हमने क्या बोला, हम आपको मनाली लेके जाएंगे, उसके बाद कश्मीर लेके जाएंगे, हम नहीं, मनाली के बाद लद्दाख लेके चले जाओ। मैंने मेरा पैकेज अलग बनवा दिया, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसने पैकेज अलग बनवा दिया, ठीक है। और उसके बाद दोनों में जो डिस्टिंक्शन है ये आप घर पे पढ़िएगा, वो पहले ही पढ़ा दिया अपन ने, चुप रहे। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में पहली सर्विस है, हाँ, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पर हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, जरूरी है कि हम आम ना रहे, हम खास बने। कॉम्पिटिटिव एज, कोर कॉम्पिटेंसी, आप कॉम्पिटिटिव एज भी लिख सकते हो इसको, वो भी चलेगा, कॉम्पिटिटिव एज लिख सकते हो, कोर कॉम्पिटेंसी लिख सकते हो, यूनिक स्किल लिख सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति, बस रेलेवेंट लिखना आप। और नो रूम, रूम का मतलब कमरा होता है, रूम का मतलब क्या होता है, रूम का मतलब होता है स्कोप, कोई स्कोप है ही नहीं। अगर आप इनएफिशिएंट बन जाओगे या अगर आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, देखो जीवन का सत्य यही है, आज की दुनिया में अगर आप बेयर मिनिमम काम करोगे तो आप मिडिल क्लास ही रह जाओगे, ठीक है। हम में से कोई नहीं है जो करोड़पति है, तो अगर करोड़पति बनना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा, कम एफर्ट से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करोगे तो आप जिंदगी में पीछे रह जाओगे। अब इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, समझना मेरी बात को, जो यूट्यूब के आलसी लोग होते हैं ना, समझना मेरी बात को, इंस्टा के नहीं, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जितना भी आपको मोटिवेशन मिलता है ना, वो आधे से ज्यादा मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता। उसका रीजन बताता हूँ। अगर आप जो है वो ऐसा मोटिवेशन सुन रहे हो ना कि पैसे से तो खुशी मिलती ही नहीं है, जो करोड़पति है वो भी तो बीपी की गोलियां खा रहा है, आप समझो मेरी बात को, आपको अभी ये सब सिखाया जाएगा कि पैसे से कुछ भी नहीं होता। ये वो, ये व्यक्ति, ये करोड़पति वो है जो ऑलरेडी करोड़पति है, मतलब ये ज्ञान भी कौन दे रहा है, जिसके पास पैसा है। तो शाहरुख खान क्या बोलता है, सुन लो, तो शाहरुख खान का वो एक सुना होगा, वो क्या बोलता है कि अगर आपको डिप्रेशन में भी जाना है तो मर्सिडीज में बैठ के जाओ। आप समझ रहे हो इसका मतलब, समझ में आया क्या? आपको अगर डिप्रेस्ड भी होना है ना, तो कम से कम मर्सिडीज में बैठ के तो हो। ये फालतू का ज्ञान मत दो कि आपके पास है नहीं, कुछ भी पैसे नहीं, अगर आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते फिर बोल रहे हो पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है। ऐसा नहीं होता, पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे आता है, जब तक पैसा ना कमा लो, जब तक ये फालतू चीजों मत पड़ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मंदिर मत जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल तो बनना ही पड़ेगा। जो अपने पास है उसके लिए थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। देखो आपको बोला है कैसी बात कर रहे हैं, आपके दोनों माँ बाप हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। अपन प्रिविलेज है, जैसे अपन कभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते देखते हैं ना, एक बंदे का हाथ ही नहीं है, एक बंदे का पैर ही नहीं है, तो वो उसका पैर नहीं तो उसकी गलती है क्या? अब वो अगर कंप्लेन करने लग जाए कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, कोई बंदा है जिसके वो पता नहीं अजीब अजीब बीमारियां हो गई है, किसी को छोटी सी उम्र में कैंसर हो गया, तो उसकी इसमें गलती थी क्या? लेकिन अगर आप, सब सही है, ठीक है, आपको सब मिल पा रहा है, एजुकेशन मिल पा रही है, आपके हाथ पैर सही सलामत है, तो आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। ये बात मैंने रियलाइज करी है, कोई लाइक ऐसा मोटिवेशन नहीं है, लेकिन मैंने रियलाइज करी कि हम ना बहुत ज्यादा से, मैं बहुत कंप्लेनिंग नेचर का था। मैंने सोचा सब तो है भाई, मतलब अगर आप दूसरों से कंपेयर करो, किसी के पुलिस केस चल रहे हैं, किसी के टंटे ही खत्म नहीं हो रहे हैं, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का बेटा छोड़ के चला गया, अजीब अजीब है, किसी का लव्ड वन उसको छोड़ के चला गया, फांसी लगा ली, पता नहीं क्या क्या होता है। अपने साथ ये तो नहीं है ना कम से कम। तो इसीलिए डेली भगवान को थैंक यू बोलना तो बनता है ना, कि भाई जो है वो बहुत है, वो बोलते हैं ना प्राप्त है जो पर्याप्त है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, ये है फिलॉसफी। लेकिन इसको करियर से मत जोड़ लेना, मतलब ये मत बोल देना कि सब तो सही है तो अब कुछ करने की क्या जरूरत है, वो नहीं बोलना है। मतलब आपको हंग्री रहना है, लेकिन खुश रहने के लिए सक्सेस जरूरी नहीं है, सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है। खुशी तो अभी मिल सकती है ना, जैसे अपन, जैसे कुछ भी नॉर्मल अपन जो है चने भी खा रहे हैं साथ में मिलके, अगर कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं तो खुशी तो वहां भी मिल जाएगी। सायाजी में बैठे बैठे लोग मुंह बना के बैठे रहते हैं, तो खुशी पैसे से नहीं आती, लेकिन पैसा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मुझे अभी अपने माँ बाप को कि चले यार तीर्थ यात्रा करवानी है, तो अब क्या बिजनेस क्लास की टिकट खरीद के ले जा सकता हूँ क्या? अबे आराम से, मतलब अभी नहीं, मतलब क्या कर सकता हूँ क्या, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आप ये कर सकते हो तो सोचो ना, आपके मम्मी पापा को 5 स्टार होटल में रुकवा रहे हो, ठीक है, उनको जो चाहिए उनके बोलने से पहले जा, उनको रेस्टोरेंट में लेकर के जा रहे हो तो राइट साइड नहीं देख रहे हो, लेफ्ट साइड देख रहे हो। इतना पैसा कमाना जरूरी है, जब तक ना कमा लेना, जब तक चुपचाप बैठ के काम करते रहना।
मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मस्ती करते हो ना क्लास में। आप करो ना मस्ती, मैं भी कौन सा सीरियस होके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब पढ़ रहे हो, जब पढ़ लो, क्योंकि जल्दी सीए बन जाओगे। मैं लेट सीए बना था, आप जल्दी बन जाओ। आप 21-22 की उम्र में बन जाओ, मैं 25 में बना था। तो वो जो 3-4 साल का जो मेरा रिस्क लेने का गैप था ना, वो कम हो चुका है, समझना मेरी बात को। अब मैं वो जो 3-4 साल रिस्क ले सकता था, वो साल मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। आप जल्दी से ये बन जाओ। आप अगर 20-21 में बन गए ना, तो आपके पास गलतियां करने के लिए मौके रहेंगे। आपने कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया, नहीं चला। आपने कोई जॉब करी, नहीं चली। आपने टीचिंग स्टार्ट किया। आपको अपने हिसाब का काम ढूंढने में कम से कम टाइम तो मिलेगा, और प्लस आप पैसा जोड़ पाओगे। मुझसे पहले, मुझसे 2 या 3 साल पहले जो सीए बन गए थे, आज उन्होंने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जोड़ लिए। वो कितना आ गया मुझसे? उनके पास वैसे भी पैसा था, प्लस उन्होंने 15-20 लाख जोड़ भी लिए, तो मैं कितना पीछे रह गया। तो इसीलिए जितना लेट होते हैं ना, उतना पीछे रह जाते हैं। तो ये रेस में पढ़ो। कोई बोलता है ना ये लाइफ रेस नहीं है, लाइफ अभी ये फालतू चीजें मत सोचो। अभी आपको रेस लगानी पड़ेगी, अगर अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब सीए बन जाओ, तो उसके बाद जो है जल्दी बनोगे, तो उसका फायदा ये है कि आप करियर में रिस्क ले सकोगे। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ लो। ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बिजनेस स्टडी तो बहुत इजी है। मतलब बिजनेस स्टडी में जनरली सबके, मैंने भी क्या है, मैंने इसे गाइड पढ़ी थी। लेकिन मैं क्या है कि मैं सेल्फ स्टडी में ज्यादा बिलीव करता था। क्लास में तो क्या हमारे टीचर क्या पढ़ाते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था, वो क्योंकि कोचिंग वोचिंग जाता नहीं था। और टीचर तो आपको मालूम स्कूल में क्या है, वो सर कुछ भी पढ़ा के चले आते थे, आधा कोर्स ही छुड़वा दिया था। तो हमने पूरी सेल्फ स्टडी से करा था, मेरे खुद के 89 आ गए थे। तो ये इजी है, आपके भी आ जाएंगे 85-90 में। इसके लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीए के लिए पढ़ा रहा हूँ। सीए में ना ये वाले सुनो, एक ऑडिट नाम का सब्जेक्ट होता है, समझो। एक ऑडिट नाम का सब्जेक्ट होता है, एसएम नाम का सब्जेक्ट होता है, जीएसटी जो है वो भी बहुत ज्यादा थ्योरी है, प्लस लॉ जो है। तो ये सारे ना थ्योरी पेपर है। और जब थ्योरी पेपर लिखना होता है ना, आजकल न्यूमेरिकल में भी थ्योरी घुसा देते हैं। ये जो सीए में थ्योरी पेपर आते हैं ना, इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। मतलब कीवर्ड्स के साथ लिखना पड़ता है। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको कीवर्ड्स को एज इट इज लिखना पड़ता है। मैं 11th से आपकी वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 11th से ही कीवर्ड याद करने की, उसी हिसाब से आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो फाउंडेशन में, जैसे एक व्यक्ति आपके पास बैठा है फाउंडेशन की क्लास में, जो अभी 12th करके आया है स्कूल से, और आप हो आरंभ वाले, आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे और वो स्ट्रगल करेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 11th-12th में क्यों इतनी मेहनत करी थी। तो आप अहेड ऑफ टाइम बोलते हैं ना जिसको, कि अलग ही, जैसे होता है कि ए वाले बच्चे अलग ही दिख रहे हैं हमारी क्लास के, तो आप वो टॉप 1% में आ जाओगे। मतलब आपके फिर स्कोर भी ऐसे ही आएंगे, 400 में से 300 प्लस। किसी की रैंक आ जाएगी, मैक्सिमम लोग की रैंक भी आ सकती है। कोई सिटी टॉपर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन बताता हूँ, कोई अच्छी अच्छी चीजें जो काम मेरे दिमाग में आ रही है, सुन लो, बहुत काम की चीज है। पहली चीज, कभी भी ये मत बोलना, ये मत सोचना कि लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी एवरेज तैयारी ही रहती है सीए में। ये सबसे प्लस पॉइंट है जो कोई नहीं बताता आपको। पता है, सबकी एवरेज तैयारी होती है। सबकी एवरेज तैयारी क्यों? क्योंकि सब मोर और लेस सेम टीचर से पढ़ते हैं, और सब मोर और लेस सेम बुक से सेम तैयारी ही करते हैं। तो किसी का कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल नहीं होता। अगर आप थोड़ा भी अच्छा पढ़ जाओगे ना, तो आपकी रैंक आ जाएगी। जैसे कि मैक्सिमम बच्चे रोते रहते हैं कि हमारे सिलेबस नहीं हुआ, हमको आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है। जैसे जो मैं आपको 11th में सिखा रहा हूँ ना, वो फाउंडेशन के 12वीं पास करके जो दीदी भैया है ना, उनको भी नहीं आता जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं ना। हमारे पास आते हैं बच्चे, बोलते हैं कि भैया आंसर लिखते नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको सिखाते हैं कैसे एनालिसिस करना है, कैसे कंक्लूड करना है। जो हम आपको 11th में सिखा रहे हैं ना, वो 12th वालों को भी नहीं आता है। तो आप सोचो, 2 साल पहले से वही तैयारी कर रहे हो जो आप बाद में गलती करने वाले हो। तो फिर आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। और हमसे जुड़े रहना, हम जितने भी टीचर्स हैं ना जो सीए बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि हमने किया हुआ है ना, तो हमको सब पता है कि कहाँ से आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है, इंटर इंटर में कौन कौन सी गलतियां क्या नहीं करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है कि नहीं करनी है, फाइनल कैसे पास करना है। तो हम आगे तक आपके साथ चलेंगे। तो हम जो गाइड कर रहे हैं वो ऑलरेडी सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। अब अगर मैं इंजीनियरिंग से आया होता और मैं आपको सीए का ज्ञान दे रहा हूँ, तो फिर अलग बात हो जाती। लेकिन मैंने तो खुद ही किया हुआ है ना। तो इसीलिए सुना करो, मस्ती वस्ती अपनी जगह है, लेकिन पढ़ लिया करो। क्योंकि ये आपके करियर में, पता है, जब आप 21 साल में सीए बन जाओगे, और आपको 21 साल में ही रिश्ते आना चालू हो जाएंगे ना। अरे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 21 साल में जो इज्जत मिलेगी, सीए साहब बोलेंगे आपको, आप जहां भी जाओगे आपकी इज्जत, आपके पेपर पेपर में फोटो दे देंगे घर वाले। छोटी जगह में होता है,
बहुत बहुत अभिनंदन, हमारा बेटा बेटी सीए बन गए, तो वो खुशी बहुत भयंकर होती। तो वो सब के लिए अभी दिमाग लगा लो। कितना अच्छा ज्ञान देता हूँ यार, मुझे तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। क्या? वीडियो डालनी चाहिए, सही बात है। अरे आगे। चश्मा साफ करा, रोना ही आ गया उसको। नहीं नहीं, थोड़ा और पढ़ाने दो यार। इसके बाद कौन सा लेक्चर है तुम्हारा? इको भी होगा? इको की तो वर्कशीट है ना। रुक जाओ, शायद इको की वर्कशीट है, एक मिनट। मैथ्स है क्या? मैथ्स वाले सर क्या तो। क्या लिखा है? 11 से 12 BST, और उसके बाद 12 से एक मयंक सर का अकाउंट्स है, 12:15 से। ठीक है ठीक है। हाँ तो पढ़ाने दो ना, हो गया ज्ञान, बैंकिंग से पढ़ा। बैंकिंग। तू तू एक काम कर, मोबाइल लेके बाहर चला जा ना। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, गार्डन बैठ के बात कर ले, कोई नहीं बोलेगा आज, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, चले जा। अरे गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, सही में चला जा। लेकिन कटेगा ये याद रखना, ऐसी हरकत करेगा तो। छो, ऐसी हरकतें मत। हम तो, हमको तो पता है ना सर। बैंकिंग सुनो मेरी बात। बैंकिंग क्या होता है, सुनो। बैंकिंग कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं क्रिटिकल, तो मैंने क्या बोलता, क्रिटिकल और क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ये सबका मतलब नेसेसरी, सबका मतलब सेम होता है। तो बैंक क्रिटिकल क्यों है भाई? क्योंकि बैंक पैसे को मैनेज करते हैं। पूरा देश किसकी वजह से चल रहा है? पैसे की वजह से। पैसे में ही घोटाला हो जाएगा, मतलब बैंक ही घोटाले करेंगे तो देश तो बर्बाद हो ही जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन इन दी इकोनॉमी। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार देता है। तो उधार देता है मतलब हमको लोन लेना है, लोन लेकर के ही तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लोग घर खरीदेंगे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब कि, क्रेडिट मतलब उधार। तो उधार उधार देता है तो बैंक तो सबसे जरूरी है ना। तो आप क्रेडिट लिखोगे और क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन लिखोगे। और फिर वही तीन चीजें जो बार बार आती है बैंकिंग में, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और विड्रॉ वगैरह करना, मतलब डिमांड में विड्रॉ करना, पैसा वगैरह निकालना, ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा प्रॉफिट मार्जिन, ये अर्न करता है प्रॉफिट मार्जिन, और ये चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, ऑर्डर के माध्यम से पैसा देता है। तो आपको डिपॉजिट याद रखना है, विड्रॉल याद रखना है। और ये क्या करता है? पैसा कमाता है प्रॉफिट मार्जिन के उद्देश्य से। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? पब्लिक गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट के पास मेजर स्टेक होता है। लेकिन प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट प्रमोटर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुल मिला के। तो ये दो सब आरबीआई के अंडर ही होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। आरबीआई के अंडर तो सब होंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक एक्चुअल में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। प्राइवेट अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आरबीआई का ध्यान रखना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है भाई? कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन वगैरह देगा। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949 को याद कैसे करना था? आजादी के 2 साल बाद। बहुत बढ़िया। और दो टाइप के बैंक होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। कोऑपरेटिव बैंक मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को कम रेट पे या कम इंस्टॉलमेंट्स पे लोन वगैरह प्रोवाइड कर देती है, सस्ता लोन देती है अपने अपने मेंबर को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी आए ना, आपको इतना ही ध्यान रखना है, अपने मेंबर की हेल्प करेगी। तो जहां भी कुछ कोऑपरेटिव का वर्ड आ जाए, अपने मेंबर को हेल्प करना क्या होता है? कोऑपरेटिव, सिंपल। स्पेशलाइज्ड बैंक में, अब स्पेशलाइज्ड बैंक में मैंने क्या पढ़ाया था? फॉरेन एक्सचेंज वाला, एक्सपोर्ट करने में मदद करता है, या फिर फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने में मदद करता है, पेमेंट करने में मदद करता है, ये सब मतलब फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन। इसको फॉरेक्स क्यों किया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज को मिक्स करके, भिड़ा करके फॉरेक्स बना दिया। और इंडस्ट्रियल बैंक मतलब जो इंडस्ट्रीज को लोन देता है, फैक्ट्री में माल लेकर के आना है, नई फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री में नई मशीन लानी है, तो इंडस्ट्रियल बैंक मदद करेंगे। डेवलपमेंट बैंक मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करना, या नया स्टार्टअप लगाना, नया प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, तो ये डेवलपमेंट बैंक होते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या है? एक्सपोर्ट के लिए सहायता देते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कोई ऑर्डर आया है तो मैंने बैंक से लोन ले लिया, उससे पैसा लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। या फिर कुछ कागजी कार्रवाई मुझे करते नहीं आ रही, बैंक मेरी सहायता कर देगा, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक मतलब
आरबीआई, तो इसको अपन बोलेंगे ये है गवर्नमेंट बैंक का है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही तो है आरबीआई। दूसरा है ये करेंसी को रेगुलेट करता है, क्रेडिट पॉलिसी को रेगुलेट करता है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, डिस्को चल रहा था पीछे। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि कौन बैंक कितने उधार देगा, कितना पैसा उधार देगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे उधार देगा, ये सारी क्रेडिट पॉलिसीज डिसाइड करेगा सारे बैंक के लिए। और रेपो रेट, अब सब बताओ रेपो रेट का मतलब क्या होता है। रेपो रेट बताई थी मैंने, नहीं रेपो रेट का कुछ और मतलब था। किसी अदर बैंक को आरबीआई से पैसा चाहिए, रेपो रेट देखो सुनो, सुनो मेरी बात, क्या होता है रेपो रेट। देखो ये पहले इसको पढ़ो क्या लिखा है। आरबीआई एडजस्ट रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। जैसे क्या होता है कि एक बैंक है एसबीआई, एक बैंक है एसबीआई, उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेगा, आरबीआई से ले लेगा। अब आरबीआई जो है एक रेपो रेट डिसाइड करेगा कि भाई हम तुझे 10% पे लोन देंगे। इसको बोलते कि एसबीआई जो है वो आरबीआई से लोन ले रहा है, मतलब आप आरबीआई से सीधे लोन ले रहे हो वो। और एक मैंने आपको एक एसएलआर सीआरआर नाम से कुछ बताया था, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता। जो सीआरआर होता है ना, क्रेडिट रिजर्व रेशो, इसमें क्या होता है कि हम कुछ कैश आरबीआई के साथ क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे मान लो, हाँ मेरे पास टोटल 1,000 करोड़ के लोन है, इतना ज्यादा होता नहीं, मैं बता रहा हूँ 1,000 करोड़ के लोन है। अब आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने सीआरआर रखी है 10%। आरबीआई ने सीआरआर रखी 10%, मतलब इसका 10% जो है तुमको मेरे साथ रखना पड़ेगा डिपॉजिट। तो मतलब 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए एसबीआई को किसके पास रखने पड़ेंगे, आरबीआई के साथ। अब आरबीआई उसको लेके नहीं बैठ जाएगा, अगर एसबीआई को इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, ये मम्मी है, आरबीआई मम्मी है, और ये एसबीआई कौन है, तनिक जैसा नालायक बेटा, ये पूरा पैसा उड़ा देगा। तो मम्मी ने पैसे लिए, बोले बेटा जब इमरजेंसी रहे, जब उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए पैसे ना बचे, जब मुझसे ले लेना, मैं तुझको 100 करोड़ की आइसक्रीम खिला रहा है, ठीक है। और सुनो, ये होता है सीआरआर। अब एसएलआर क्या होता है समझो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ आप पैसा नहीं देते हो, यहाँ आप पैसे के बदले कुछ और गिरवी रख देते हो। जैसे कि गोल्ड, समझो गोल्ड, गवर्नमेंट, आप गोल्ड गिरवी रख रहे हो आरबीआई के साथ, या फिर कुछ गवर्नमेंट के पेपर, गवर्नमेंट के पेपर मतलब कि गवर्नमेंट के कुछ इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड, गवर्नमेंट के डिबेंचर होते हैं, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह होती है, सिक्योरिटीज, या फिर कोई लैंड वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह जो बैंक के नाम पर है, ये प्रॉपर्टीज वगैरह। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब ऐसे लिक्विड एसेट जिसको बेच करके पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो सीआरआर का मतलब पैसा, और एसएलआर का मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना, किसके साथ, आरबीआई के साथ, ठीक है। ये वैसे एग्जाम में लिखने को ऐसा आएगा तो नहीं, आ गया तो फिर भी अपन तैयार है। रेपो रेट। अब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में क्या है भाई, पहला क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो ये तो सिंपल है ना भाई, डिपॉजिट मतलब कि किसी ने मेरी बैंक के साथ खाता खुलवाया, उसने पैसा दे दिया, उसको आप डिपॉजिट बोल रहे हो। तो ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, वो लगाने वाला फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन मतलब बेसिक, जो बेस है। जैसे सीए कोर्स का फाउंडेशन बेसिक है, ठीक है। फाउंडेशन सीए कोर्स का पार्ट नहीं होता, इंटर और फाइनल होता है। फाउंडेशन तो सिर्फ इसे ये टेस्ट करने के लिए लिया जाता है, ये टेस्ट करने के लिए लिया जाता है कि आप सीए करने के लायक भी हो या नहीं हो। फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, जिसमें करंट अकाउंट आता है, सेविंग आता है, फिक्स्ड आता है। करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेसमैन जो है यूज करते हैं, इंस्टेंट आप कितने भी करोड़ रुपए एक दिन में विड्रॉ कर लो चल जाएगा। दूसरी बात है क्या आपको ब्याज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ इंस्टेंट विड्रॉल होता है, जनरली बिजनेस यूज करता है। सेविंग में क्या पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं क्या, नहीं, कुछ लिमिट होती है, इंटरेस्ट वगैरह दिया होता है। इसका प्राइमरी जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सेविंग की हैबिट को कल्टीवेट करना, डेवलप करना। और फिक्स डिपॉजिट में हम क्या लिखेंगे कि इसमें हायर इंटरेस्ट रेट हम देते हैं, फिक्स्ड टर्म के लिए फिक्स्ड अमाउंट हमको क्या करना पड़ता है, इनको गिरवी मतलब इनको देना पड़ता है, और कुछ वो फिक्स्ड टर्म के बाद वो हमको रीपे कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। और लोन वगैरह देना मतलब लोन देना, एडवांसेस देना को लेंडिंग ऑफ फंड्स बोला जाता है। जिसमें ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब किसी इंडिविजुअल को पैसे की जरूरत है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बैंक ने उसको ओवरड्राफ्ट दे दिया।
सिमिलरली वो नेगेटिव में बैलेंस होता है कि अभी तो मेरे पास पैसा नहीं लेकिन बैंक ने मुझे उधार दे दिया। अब जैसे ही मेरे अकाउंट में जैसे होगा क्या, अभी मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं, 0 रुपीज है, और गवर्नमेंट ने बैंक ने मुझे 1,000 रुपए का ओडी दे दिया, तो अब मेरा बैलेंस ऐसे माइनस में 1,000 दिखेगा। और जब मैं फर्दर अपने, मान लो मैंने बैंक अकाउंट में 2,000 डलवाए, तो 2,000 में से फटाफट 1,000 माइनस हो जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में 1,000 ही बचेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब कैश क्रेडिट क्या होता है? बिजनेस करने के लिए जो उधार पैसा देते हैं। जैसे कि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे एक लिमिट दे दी, मैं पूरे खर्चा नहीं करूंगा। मैं बैंक को बोलूंगा, बैंक मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, बैंक मुझे 50 लाख रुपए दे देगा बस। डायरेक्ट वो सप्लायर को पे करती है, आपको नहीं देती है। ठीक है, आप उतना ही यूज कर सकते हो जितनी आपकी लिमिट है। बहुत बढ़िया है ना। और ये ट्रेड बिल को डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है? मुझे पैसा आने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मुझे पैसा आने वाला है, मेरे को लगा वो तो 3 महीने बाद आने वाला है, पैसे की मुझे आज ही जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझते हो ना, मैंने बताया था कि सामने वाले से मुझे पैसा लेना है। जैसे ये तनिष्क जो है, कि इस तनिष्क से मुझे पैसा लेना है, ठीक है, तो तनिष्क पैसा दे नहीं रहा था, तो मैं तनिष्क की दुकान पे गया और इसको ये बिल दे दिया। मैंने बिल पे ऐसे नाम लिखा कि भाई देख, तू प्रॉमिस कर कि तू मुझे जो है, जो तूने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, फटाफट यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर दो, और सिग्नेचर करके मैं अपने पास रख लूंगा। मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब 3 महीने बाद मैं इसकी दुकान पे गया तो पता चला ये सब बेच बाच के गाँव जा चुका था। तो ऐसा होता है कि 3 महीने का इसने मुझसे प्रॉमिस किया, अब मैं जाऊंगा इससे पैसा ले लूंगा। तो मुझे ना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस बिल को लेकर के बैंक के पास पहुंच गया, और बैंक वाले से क्या बोला, बैंक वाले भैया ये बिल के बदले मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो। तो बोलेंगे मैं क्यों दूं, जब तो मैं बोलूंगा जब 3 महीने बीत जाएंगे तो तनिष्क से आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब बैंक मुझे बिल के बदले एडवांस में पैसा दे देता है, उसको बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो ये भी आप करवा सकते हो। दूसरा टर्म लोन। टर्म लोन मतलब किसी असेट को खरीदने के लिए या किसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। जैसे मुझे मशीन लेनी है या मुझे कोई फैक्ट्री वगैरह लगानी, तो मैंने टर्म लोन ले लिया। टर्म का मतलब होता है ड्यूरेशन, अवधि, मतलब मैंने 5 साल के लिए लिया है या 10 साल के लिए लिया है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट सब फिक्स होती है। क्या हर महीने मान लो 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा ली, तो इसको अपन टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। और कंज्यूमर क्रेडिट मतलब पर्सनल लोन, कि भाई मेरे सिविल स्कोर के बदले पे मुझे 50,000 का लोन दे दो। मतलब पर्सनली, किसी पर्पस के लिए नहीं है, घूमने जाने के लिए पर्सनल लोन ले लिया, या कुछ गुड्स को परचेज करने के लिए लोन ले लिया, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, दिवाली बाद ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी तो रिवाइज आप खुद कर ही लोगे। ठीक है, अभी जाऊंगा नहीं यहाँ से मैं। तेरे को ऐसा ऐसा कौन है वो सामने वाला जो क्लास के बीच में ही मैसेज करना पड़ रहा है? देखना बेटा, जिसको तू रिया समझ रहा है वो रितेश ना निकल जाए। वो बोले कि मैं एम्स्टरडेम से बात कर रही हूँ, पता चला वो धामनोद से कोई लड़का बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। क्यों तनिष्क? दोस्त से ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के तो कोई बात नहीं करता है यार, देखो। दोस्त से ऐसे कौन बात करता है? हमारे भी दोस्त हैं, हमारी भी दोस्त हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं करता। कैसी चल रही है आपकी? बीएसटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आ जाए तो बता देना यार। पुराने चैप्टर्स आए समझ में? ऐसे अपना सिलेबस बहुत डीले चल रहा है, अभी 4 ही चैप्टर हुए हैं। अक्टूबर अक्टूबर का लास्ट एक वीक में फिफ्थ वाला चैप्टर निपटाएंगे। फिर नवंबर में 5 चैप्टर निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर निपटा तो 4 तो निपट ही जाएंगे। एक हफ्ते में एक चैप्टर तो निपट ही सकता है ना। ज्यादा बड़े नहीं है। नहीं, इतना बड़ा है।
आगे के चैप्टर इतने बड़े बड़े नहीं है, मतलब नवंबर एंडिंग तक अपने 8 या 9 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। 2 चैप्टर बचेंगे वो दिसंबर में ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे। क्या? ही तो कभी भी मैसेज कर देता है, सर वो चैप्टर वो दे दो होमवर्क, मैं रात को ही लिख लूंगा। मैंने मैसेज के रिप्लाई ही नहीं दी। उसका रिप्लाई विद इन अ सेकेंड आ जाता है भाई, वो पता चला मोबाइल पे ही बैठा रहता है। उसको कभी भी रिप्लाई कर दो, वो जैसे रिप्लाई किया सीन करके मैसेज कर देता है वो।